नमस्ते स्टूडेंट्स, आइए आज हम फिर हमारे चैप्टर नंबर 16 प्रोबेबिलिटी को आगे बढ़ाते हैं। और इसमें हम मिसलेनियस पढ़ रहे थे, विविध प्रश्नमाला की बात कर रहे थे। इसमें डाउट नंबर 16 तक कंप्लीट हो चुका था। मैं डाउट नंबर 17 आपको एक्सप्लेन करता हूँ। 17 डाउट कह रहा है कि किसी समय स्ट्राइक होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो 0.65 है। तो स्ट्राइक नहीं होने की हम कह देंगे साहब 1 माइनस 0.65 और वो हो जाएगी 0.35। और एक कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, स्ट्राइक होगी तो मजदूर नहीं आएंगे, काम डिले होगा। और स्ट्राइक नहीं होगी तो काम टाइम पर होगा, सब लोग आएंगे, सारी फैसिलिटीज टाइम पे मिलेगी, रॉ मटेरियल टाइम पे मिलेगा। तो उसने कहा कि यदि स्ट्राइक नहीं होती है तो एक कंस्ट्रक्शन काम के टाइमली पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, और स्ट्राइक होती है तो उस काम के टाइमली नहीं होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पर दोनों देखना, दोनों में फर्क है, होने की और नहीं होने की विपरीत दे रखी है, उनको अब सोल्व करेंगे। और हड़ताल यदि होती है तो काम के पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 है, नहीं होती तो काम के पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.80 है, और हड़ताल होती है तो काम के पूरा होने की प्रोबेबिलिटी 0.32 हो जाती है। तो देखिए साहब, हम यहाँ पर किसको किस में डिवाइड करेंगे। पहले क्या हुआ, पहले स्ट्राइक थोड़ी हुई थी, स्ट्राइक होगी तो हम काम ही स्टार्ट कहाँ से करेंगे। यानी पहले हमारा कंस्ट्रक्शन चल रहा था, काम स्टार्ट हो गया था, और अब सोच रहे हैं स्ट्राइक नहीं होगी तो टाइम पे हो जाएगा, तो स्ट्राइक हुई तो डिले होगा। तो पहले काम स्टार्ट हुआ, तो काम जो हमारा है स्ट्राइक होना या नहीं होने पे डिपेंड कर रहा है। तो स्ट्राइक होना और नहीं होना E1 E2 हो जाएगा। स्ट्राइक होने पर काम पूरा होता है या स्ट्राइक नहीं होने पे काम पूरा होता है, वो A/E1 और A/E2 हो जाएगा। पहले मैं इवेंट डिफाइन करता हूँ कि किसको मैं E1 कहता हूँ, किसको मैं E2 कहता हूँ और किसको मैं A कहता हूँ, पहले वो डिफाइन करता हूँ। देखिए, E1 स्ट्राइक होना, स्ट्राइक होना E1 है, और स्ट्राइक नहीं होना वो E2 है। A है काम का पूरा होना, काम का समय पर पूरा होना, पूरा होना और समय पर पूरा होना दोनों में डिफरेंस है। तो काम का समय पर पूर्ण होना, इसको हमने ए कहा है, समय पर पूर्ण होना, इसको हमने ए कहा है। तो सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार अकॉर्डिंग टू गिवन स्टेटमेंट Te1 इज इक्वल, हमें गिवन है 0.65 स्ट्राइक होना, Pe2 स्ट्राइक नहीं होना 1 माइनस Pe1, that become 1 minus 0.65 is equal 0.35 and the P/A/E1। स्टूडेंट्स, आपको बता चुका हूं मैं, इसकी लैंग्वेज भी बहुत शानदार बनती है। इसकी लैंग्वेज ये बनती है कि जब स्ट्राइक होती है तो काम के पूरा होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, ये मैं आपको पहले लिखवा चुका हूँ, एक सवाल मैंने कहा था कंप्लीट लिखवाऊंगा, यहाँ फिर बोल रहा हूँ, इसको लैंग्वेज में, भाषा में, आपके पास टाइम हो तो 100% आप भाषा में लिखिएगा, लैंग्वेज में लिखिएगा, बहुत इंप्रेसिव जाएगी और आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ लिखेंगे स्ट्राइक होने की स्थिति में काम के समय पर पूर्ण होने की प्रायिकता P/A/E1 होती है, और वो हमें एक्टिव 0.80 दे रखी है, तो वो 0.80 हमें गिवन है। और फिर P/A/E2 यानी स्ट्राइक नहीं होती, सॉरी मैंने क्या लिखा, E1 था स्ट्राइक होना, E2 था स्ट्राइक नहीं होना, तो ये 0.32 था। स्ट्राइक होने पर काम पूरा होने की 0.32 है, और स्ट्राइक नहीं होने पर काम पूरा होने की 0.80 है। ओके, अब हमें कहा है कि काम के समय पर पूरा हुआ, काम समय पर पूरा हुआ, इसकी क्या प्रायिकता है। तो यहां पर भी टोटल प्रोबेबिलिटी लग रही है, जो संपूर्ण प्रायिकता प्रमेय लग रही है। काम पूरा हुआ यानी ए हुआ, तो ए हुआ तो Pe1 डॉट P/A/E1 प्लस Pe2 डॉट P/A/E2,
ओके, यहाँ पर P इवन था हमारे पास 0.65 और AY इवन था हमारे पास 0.32 और ये E2 था 0.35 और इनटू में था 0.80। इसको हम सोल्व करें तो 32 5 जा 160 होता है, 16 पावर होगी 6 6 2 12 192 और 16 208, तो 208 और 4 डिजिट डेसिमल आ गया प्लस 35 8 जा 280.0, इन दोनों प्लस करेंगे तो आया हमारे पास में 0 8 फिर 8 फिर 2.0। तो ये हमारा आंसर हो गया 0.4880 और इसको हम शॉर्टली 0.488 भी लिख सकते हैं। ओके, तो ये हो गया काम पूरा होने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी टू बिकम द वर्क कंप्लीटेड। देख लें, अच्छी तरह से समझ लें। डाउट नंबर 18 की बात करता हूं। 18 हो गया होगा, एक बैग में 8 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल है, सेकंड बैग में 5 व्हाइट है और 4 ब्लैक बॉल है। तो ये बेयस थ्योरम पे डिपेंड है। तो बैग वाले में हमेशा लगभग 99% बेयस थ्योरम ही अप्लाई होता है। फिर भी हमें सवाल को पढ़कर उसके अकॉर्डिंग जजमेंट लेना चाहिए। ये नहीं बैग का नाम आ रहा है तो वहाँ पर हमेशा बेइज्जती लगेगी, ये नहीं हो रहा है। अकॉर्डिंग टू वो सिचुएशन हमें देखना है। 19 की बात करते हैं। ऑन ए मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशंस विथ 4 choices, students either guesses or non or cheat the answer। एक ऑब्जेक्टिव टाइप एग्जामिनेशन में एक बच्चा या तो आंसर जानता है, या वो अनुमान लगाता है, या फिर वो नकल करके आंसर देता है। ये 3 तरह के ऑप्शन हैं। उनमें से हम डाउट नंबर हमारा मिसलेनियस का 19। अब विद्यार्थी द्वारा अनुमान लगाने तथा नकल करने की प्रायिकता हमें दे रखी है 1/3 और 1/6। सोचना, देखो थोड़ा सा सोचोगे आपको बहुत मजा आएगा। विद्यार्थी द्वारा अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/3 है और नकल करने की 1/6 है। 3 ऑप्शन थे। एक विद्यार्थी एक ऑब्जेक्टिव टाइप वस्तुनिष्ठ प्रश्न का उत्तर 3 तरह से देता है, या तो वो जानता है, या वो अनुमान लगाता है, या वो नकल करता है। तो उसके अनुमान लगाने की प्रोबेबिलिटी 1/3 है और उसके नकल करने की 1/6 है। तो उसकी जाननी कितनी होगी? आप सोच रहे होंगे तीनों का सम करके तीनों का सम 1 होता है, दोनों को सम करके 1 में से घटा देंगे। नहीं, आप सोचो कि आप यदि उत्तर जानते हो तो उसके सही होने के कितने चांस हैं? आप कहेंगे सर 100%, मैं जानता हूं तो सही होगा, उसमें कोई दो राय नहीं, कोई मीन मेक ही नहीं है। तो जब कोई विद्यार्थी किसी क्वेश्चन का आंसर जानता है तो उसकी सही होने की प्रायिकता 100% होती है। और 100% प्रोबेबिलिटी जिसकी होती है उसकी प्रोबेबिलिटी को अपन वो तो परसेंट में है, अपन उसको सही वे में फाइंड आउट करेंगे तो 100% का परसेंट है 100/100 तो 1 हो जाती है। याद रखिएगा, किसी काम का होना निश्चित है तो उसकी प्रायिकता 1 होती है। डेफिनेट इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो तीनों आपके पास आ गई। और फिर कह रहा है कि उसके द्वारा सही उत्तर दिए जाने की प्रायिकता 1/8 है, जबकि यह ज्ञात है कि उसने नकल की है। तो विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह ज्ञात है कि उसने सही उत्तर दिया है। समझ में आ गई? यहां पर सही उत्तर जानने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है हमें। जानता है तो सही होने की 1 हो गई। तो ये मैंने आपको बताई दोनों बातें। यहां पर हम इवेंट स्टार्ट करेंगे। 3 हम इवेंट डिफाइन करेंगे, 3 घटनाएं E1 E2 E3। पहले उत्तर सही होगा या फिर पहले उत्तर देगा किसी भी तरीके से। सोचिए, यहां पर मैं लिखाता हूं, आप लिखते हो, सवाल आप कभी नहीं सीखोगे। मैंने कहा जब बेस थ्योरम बनती है, या आप यहां पर पहले तो आपको पता नहीं कि बेस बनेगी, पर आप सोचो कि पहले काम कौन सा हो रहा है।
यदि पहले एक बड़ा काम है वो 2-3 पार्ट में हो रहा है और फिर उन दोनों तीनों पार्ट में से कुछ कॉमन है तो वहां बेस थ्योरम अप्लाई होती है। और जो दोनों तीनों पार्ट यानी मुख्य काम क्या, परीक्षा देना, और यानी मुख्य काम परीक्षा मतलब परीक्षा में एक प्रश्न का उत्तर देना है, ये उसका उद्देश्य है। और एक प्रश्न के उत्तर देने में उसने शुरू में 3 तरह के दाव पेच लगाए। पहला कि उसको उत्तर आ भी सकता है, यानी 100% जानता हो वो उसका आंसर, या फिर वो अनुमान लगाता हो, गेस करता हो, या फिर वो नकल करता हो, चीट करता हो। तो यहाँ पर एक प्रश्न का उत्तर देना हमारा एक्सपेरिमेंट है, प्रोजेक्ट है, और उस प्रोजेक्ट के 3 पार्ट हैं, अनुमान लगाना, नकल करना और उत्तर जानना। तो जब किसी प्रोजेक्ट को हम 2 या 2 से अधिक पार्ट में डिवाइड करते हैं तो वहां सोचना चाहिए कि ये हमेशा बेस थ्योरम पे डिपेंड होगा। अब उनमें कॉमन क्या है कि साहब नकल करके दे, चाहे वह उत्तर जानता हो और चाहे ही वह अनुमान लगाता हो। यदि उत्तर सही होता है तो सही होना तीनों का एक कॉमन इवेंट हो गया। तो बड़े प्रोजेक्ट को हम 2 या 2 से अधिक भागों में बांटते हैं, वो E1, E2, E3 होता है, और उनमें जो कॉमन वर्क होता है, कॉमन इनका रिजल्ट होता है या कॉमन जो इवेंट होता है उसको हम ए कहते हैं। तो यहां पर मैं लिखूंगा E1 उस विद्यार्थी के द्वारा उत्तर जानना, E2 उस विद्यार्थी द्वारा उत्तर का अनुमान लगाना, E3 उस विद्यार्थी द्वारा उत्तर की नकल करना। 3 हो गया। ए हो गया विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर सही देना। E1 यानी विद्यार्थी द्वारा उत्तर जानने की प्रायिकता 1/8 है, उसके द्वारा नकल करने की प्रायिकता 1/6 है, और उसके द्वारा अनुमान लगाने की प्रायिकता 1/3 है। लिख दिया हमने Pe1, Pe2, Pe3। अभी लिखूंगा मैं, पहले एक्सप्लेन कर रहा हूं आपको। फिर Pa/E1 यानी जब वो उत्तर जानता है तब सही होने की प्रायिकता बराबर 1 लिखेंगे आप। Pa/E2, E2 किसको कहा था हमने? E2 कहा था अनुमान लगाने को। Pa/E2 यानी जब वो अनुमान लगाता है तब उसका उत्तर सही होने की प्रायिकता वो भी हमें दे रखी है। और Pa/E3 जब वो नकल करता है तब उत्तर सही कितना होगा इसकी भी हमें प्रायिकता दे रखी है। तो देखिए इसको आगे मैं लिखता हूं। तो देखिए मैं पहले आपको इवेंट डिफाइन करता हूं। डाउट नंबर 19 है और इवेंट है E1। फर्स्ट इवेंट क्या है कि विद्यार्थी, लिखते गए आप साथ साथ, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न का उत्तर जानना, यानी उसको मालूम है, उसको अपन E1 कहा है। फिर हमने E2 लिया है, विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाना, ठीक है। और E3 है विद्यार्थी के द्वारा प्रश्न के उत्तर की नकल करना, यानी चीटिंग करना। ये 3 इवेंट हो गए, और तीनों में से ही क्वेश्चन का आंसर सही होने के चांस है। नकल करता है तो भी सही हो सकता है, अनुमान लगाता है तो भी सही हो सकता है, और जानता है तो सही होना ही होना है। तो यहां पर जो कॉमन इवेंट है प्रश्न का उत्तर सही होना, प्रश्न का उत्तर सही होना, इस इवेंट को हमने ए नाम दिया है। सवाल की प्रतिबद्धता के अनुसार Pe1 यानी प्रश्न का उत्तर जानता है, इसकी प्रायिकता कितनी है? प्रश्न का उत्तर वो जानता है, इसकी प्रायिकता कितनी है? सुन लीजिए आराम से, चिंता नहीं करिए। फिर Pe2 का मीनिंग है वह प्रश्न के उत्तर का अनुमान लगाता है, इसकी हमें 1/3 दे रखी है। और Pe3 दैट मीन्स वो प्रश्न के उत्तर की नकल करता है। तो इन तीनों की प्रोबेबिलिटी है, उसका सम कितना आ रहा है? 1 आएगा। तो इन दोनों को हम प्लस करेंगे, एक में से माइनस कर देंगे। 1 माइनस 1/3, ये तो चांस है उसके अनुमान लगाने का, ये चांस उसके नकल करने का, बाकी बचा हुआ वो उसके उत्तर जानने का हो गया। तो इसका एलसीएम आया 6, 6 लघुत्तम आया,
तो यहाँ पर आएगा 2 + 1 3/6 होगा। इतनी गणित तो आती होगी, अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है, 100% सही करें। 3/6 यानी 1/2 यानी हाफ। ओके, क्या हो गया, स्क्वायर नहीं है ये, हाफ है ना। ये Pe1 हो गया, Pe2 पता है, Pe3 पता है। फिर यहाँ में बगल में यहाँ लिखता हूं आगे दूसरी वैल्यूज कि Pa/E1 भाषा में लिख सकते हो 100% कि विद्यार्थी द्वारा प्रश्न का उत्तर जानने पर उस उत्तर के सही होने की सह प्रतिबंध प्रायिकता, इसको सह प्रतिबंध प्रायिकता बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी टू बीइंग द आंसर of any questions correct then he known the answer of the given question is Pa/E1 और वो आएगा प्रश्न का उत्तर जानता है तब सही होने की प्रायिकता कितनी होगी, 1 होगी। जानता तो 100% सही होगा। और दूसरा है Pa/E2, A/E2 मतलब अनुमान लगाता है तब सही होने की कितनी है वो पता नहीं साहब, कोई बात नहीं पता था। और E3 जब वो नकल करता है तो उस प्रश्न के उत्तर के सही होने की प्रायिकता 1/8 है। अनुमान लगाता है तो अनुमान में कितने ऑप्शन है, 4, ABCD। अनुमान लगाता कोई एक ही सही होगा, सारे तो सही होने नहीं है। कितने में से, 4 में से, 4 में से एक सही होगा, मतलब 1/4 होगी अनुमान लगाने पर। ठीक है, सारी वैल्यू जो आ गई। वैसे डाउट में सारी वैल्यूज गिवन नहीं दिखती है, 3 वैल्यू दिखती है, जबकि 6 वैल्यू चाहिए, 1 2 3 4 5 6। आगे सवाल आराम से हो सकता है। मैं आगे क्वेश्चन बोलता हूं कि ये हमें पता है, ये दिया हुआ है कि प्रश्न का उत्तर जानने की प्रायिकता ज्ञात की, जबकि ज्ञात है कि उसने उत्तर सही दिया, यानी प्रश्न का उत्तर सही है। सही है मतलब घटना ए घटित हो चुकी है, घटना ए घटित हो चुकी है, तो उसके उत्तर जानने यानी E1 की हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है। P(E1/A) पता करना है, यानी यहाँ पर बेस थ्योरम लग रही है और बेस थ्योरम के अकॉर्डिंग यहाँ क्या लिखा जाना है वो मैं लिखता हूँ, आपको पता है अच्छी तरह से कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है कि जिन दो इवेंट्स की बात करें उनका इंटरसेक्शन ऊपर आता है, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रोबेबिलिटी नीचे आती है। और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अकॉर्डिंग हम दो इवेंट का इंटरसेक्शन कैसे निकालते हैं, जो इवेंट पहले हुआ है उसकी प्रायिकता इनटू अब जो हो गया है उसके रेस्पेक्ट में दूसरा के होने की प्रायिकता। सुन लीजिए आराम से, मैं जो वर्ड में बोल रहा हूं वही मैथ्स है कि दो इवेंट का इंटरसेक्शन कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग कैसे निकालते हैं, जो इवेंट हो चुका है उसकी प्रायिकता गुणा जो हो चुका है उसके सापेक्ष दूसरे के होने की प्रायिकता। इन दोनों को गुणा करेंगे तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आ जाएगा। ये तो इंटरसेक्शन की बात होगी। फिर मैं बात करता हूं किसकी, नीचे पीए आएगा। अब पीए में क्या क्या आएगा बताया आपको, पीए का मतलब होगा संपूर्ण प्रायिकता, टोटल प्रोबेबिलिटी। तो टोटल जो प्रोबेबिलिटी है वो आएगी E1 में ए कितना हो रहा है प्लस E2 में ए कितना हो रहा है प्लस E3 में ए कितना हो रहा है। आप चाहो तो डिस्क्राइब वापस कर दूं, लास्ट चल रहा है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, इसलिए मैं जो मैंने बेस थ्योरम का टोटल आपको डिस्क्रिप्शन दिया था उसका एक पार्ट और बताना चाहूंगा। मेरी इच्छा है इसलिए आप एक बार फिर से देखें कि P(E1) इंटरसेक्शन ए आएगा यहाँ पर प्लस P(E2) इंटरसेक्शन ए आएगा यहाँ पर प्लस P(E3) इंटरसेक्शन ए आएगा यहाँ पर, और ये 4 होते हैं तो P(E4) इंटरसेक्शन ए आएगा। टोटल ए कितना हुआ आपको याद है, मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था। यदि हमारी एक्स्ट्रा क्लास लगती है इंग्लिश की तो उसमें साइंस फैकल्टी के बच्चे भी जाते हैं, कॉमर्स के भी जाते हैं, आर्ट्स के भी जाते हैं। तो ए में कितना हुआ, ए में कितने बच्चे आए, जब ए क्लास लगी, ए का मतलब इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास लगी, तो टोटल कितने बच्चे स्कूल में आए। तो आप पहले देखिए साइंस में से कितने आ रहे हैं, यानी साइंस और इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास में क्या कॉमन है। यदि मैं साइंस क्लास को E1 कहूं, कॉमर्स क्लास को E2 कहूं, आर्ट्स को E3 कहूं और इंग्लिश की एक्स्ट्रा क्लास को A कहूं, तो E1 और A में कितना कॉमन है, E2 और A में कितना कॉमन है, और E3 और A में कितना कॉमन है, उतने बच्चे इंग्लिश की क्लास में आते हैं। तो यहां पर पीए टोटल इंग्लिश की क्लास में कितने बच्चे, उसको मैं पीए लिखूं तो साइंस और इंग्लिश की क्लास में कॉमन, कॉमर्स और इंग्लिश क्लास में कॉमन, आर्ट्स और इंग्लिश की क्लास में कॉमन, उनका सम करूंगा तो इंग्लिश की क्लास लगने की या इंग्लिश की क्लास में भाग लेने वाले बच्चों की प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी पता हो जाएगी। ये लास्ट पार्ट चल रहा है इस चैप्टर का, इसलिए मैं इतनी वापस से डीपली आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, वरना डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकता था।
जैसे मैंने पी ई वन इंटरसेक्शन, अब आप कॉमन सेंस लगाइए, इधर सब ध्यान दीजिए। जैसे मैंने पी ई वन इंटरसेक्शन ए को पी ई वन डॉट ए अपॉन ई वन लिखा, मैंने जो लैंग्वेज में फ्लो में बोला वो फ्लो आप भी बनाइए। मैंने पी ई वन इंटरसेक्शन ए को पी ई वन डॉट ए अपॉन ई वन लिखा, तो मैं पी ई टू इंटरसेक्शन ए को क्या लिखूंगा, पी ई टू डॉट ए अपॉन ई टू। तो इसको बोलिए पी ई थ्री डॉट ए अपॉन ई थ्री। तो ये हमारा कंप्लीट फॉर्मूला बन चुका है। वैल्यू सारी मैंने आपको बोर्ड पे लिखकर बता रखी है, वैसे ही आपको इसमें पुट करनी है, रखनी है। पी ई वन डॉट ए अपॉन ई वन प्लस पी ई टू डॉट पी ए अपॉन ई टू प्लस पी ई थ्री डॉट ए अपॉन ई थ्री। ये मैंने आपको लिख दिया है यहाँ पर इसका फॉर्मूला। अच्छी तरह देखिए, समझे, इसे सोल्व करें और 101% तैयारी करें और होमवर्क जरूर करें। देख लीजिए पूरा डाउट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। 19th टाइम लग रहा है बट डाउट बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, समझने लायक हैं, इसलिए इनमें टाइम लगेगा। 20 का आप ट्राई करेंगी, हो जाएगा आपसे। 20 का आप ट्राई करेंगी और नहीं आता तो आप मेरे को पूछेंगी। 21st की बात करता हूँ, ये भी आपसे हो सकता है, एक बार रेडी लगा दो आप चाहो तो। कि एक निर्माता के पास 3 यंत्र संचालन ए बी सी, प्रथम संचालन ए 1% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करता है, जबकि अन्य 2 संचालक बी और सी 5 और 7% त्रुटिपूर्ण वस्तुएं उत्पादित करते हैं। ए कार्य पर कुल समय का 50%, बी 30% और सी है वो 20% लगाता है। यदि एक त्रुटिपूर्ण वस्तु उत्पादित है तो इसकी क्या प्रायिकता की ए ने, बेस थ्योरम है, समझा दूं, करना आपको, सुन लीजिए आराम से। पहले त्रुटिपूर्ण वस्तु बनी या उत्पादन शुरू हुआ? आप कहेंगे सर उत्पादन शुरू हुआ। तो उत्पादन कौन कितना करता है? 3 लोग हैं ए बी सी, आराम सुन लीजिए साहब, आराम से ध्यान दे लीजिए। 3 लोग हैं ए बी सी, ए पूरे काम का 50% उत्पादित करता है, बी 30% और सी 20%। आप पहले इवेंट डिफाइन करेंगे। E1 उत्पादन संचालक ए द्वारा किया गया, उत्पादन संचालक बी द्वारा किया गया, और E3 उत्पादन संचालक सी द्वारा किया गया। E1 E2 E3 डिफाइन हो चुकी है, समझ में आ गई। फिर ए उत्पादन का त्रुटिपूर्ण होना, उत्पादन का त्रुटिपूर्ण होना, द प्रोडक्शन बीइंग ए डिफेक्टिव पीस, समझ में आ गया। द प्रोडक्शन डन बाय ए is E1, the production done by B is E2 and the production done by C is E3. A the product B a defective piece, उसको A कहा है। PE1 50%, 50/100, PE2 30%, 30/100, PE3 20%, 20/100, समझ में आ गया। PA upon E1, E1 का मतलब हो गया उत्पादन A ने किया है, पहले व्यक्ति ने उत्पादन किया है, तो उसके त्रुटिपूर्ण होने के कितने चांस हैं? वो कह रहा है 1% है, तो लिखना 1/100। PA upon E2 उत्पादन दूसरे व्यक्ति ने किया है, तब उसके त्रुटिपूर्ण होने के कितने चांस हैं? वो कह रहा है 5% है, तो लिख देना 5/100। और PA upon E3 उत्पादन तीसरे व्यक्ति ने कहा है, किया है, तो उसका त्रुटिपूर्ण होने के कितने चांस है? वो दिया हुआ बुक में 7%, तो लिख देना 7/100। सारी वैल्यू आ गई आपकी, और यही फॉर्मूला आप पे अप्लाई करना है, यही फॉर्मूला अप्लाई करना है। और उसने ये कहा कि उत्पादन ए द्वारा हुआ, सेम टू सेम यही करना है, इसमें एक भी चेंज नहीं करना। मैं आपको बता रहा हूं भाषा, ये E1 E2 A और ये सारा फॉर्मूला यहां तक 101% सेम टू सेम आना है, कोई चेंज नहीं करना है। सिर्फ आपको यहां बता दिया मैंने, E1 कहा है उत्पादन ए द्वारा किया गया, उत्पादन बी द्वारा किया गया, उत्पादन सी द्वारा किया गया, और उत्पादित किसी आइटम का त्रुटिपूर्ण होना, और बाकी सारे लैंग्वेज क्यों रहेगी, फॉर्मूले को चेंज नहीं होगा, वैल्यू पुट करेंगे और 100% आंसर आएगा। आगे देखिए 22वां सवाल, किसी यादृच्छिक चर x का प्रायिकता बंटन px हमें दिया हुआ है, जहां k कोई संख्या है। ये भी आपके अपन ने कर रखा है इसको, कि जहां पर हमने यादृच्छिक चर निकाला था 16.2 में, वहां पर हमने k का मान निकालना इसका सीखा था, यानी k की जितनी संभावना है, नहीं हमने 16.4 में किया था,
3 या 4 में किया था हमने, यादृच्छिक चर वहां की बात है। तो हम देखेंगे कि x की जितनी संभावना है 0, 1, 2 और अन्य सारे k के मान को जोड़ेंगे और उनके बराबर लिखेंगे 1। तो पहले लिखा k, फिर प्लस 2k प्लस 3k प्लस 0 बराबर 1 लिखेंगे। k का हो गया हमारे पास में 3 2 5 6, k बराबर 1, k का मान आ गया 1/6। और इस तरह से हम आगे वाले सवालों के जवाब दे सकते हैं। ये सवाल एज इट पहले भी हमारे एक्सरसाइज में एज इट आया हुआ, बोर्ड पे मैंने करवाया आपको इसको। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम कि एक यादृच्छिक चर x सभी ऋणेतर पूर्णांक मान ग्रहण करता है। ऋणेतर ऋण से उत्तीर्ण होकर, ऋण से उत्तीर्ण होना मतलब धनात्मक संख्याओं को बोलते हैं ऋणेतर। ओके, नॉन नेगेटिव यानी पॉजिटिव इंटीजर्स को बोलते हैं हम ऋणेतर संख्याएं। और तथा चर x की मान r के ग्रहण करने की प्रायिकता a की पावर r के समानुपाती है, जहां हमें गिवन है अल्फा के समानुपाती है, जहां पर अल्फा ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, तब px इक्वल 0 ज्ञात करना है। हो जाएगा, सुन लीजिए आराम से। वो कह रहा है x के सारे मान है वो ऋणात्मक है। ऋणात्मक मतलब पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब हम ये कहेंगे 0 से लेकर इनफाइनाइट कितने भी हो सकते हैं। यदि x की मान r के ग्रहण करने की जो प्रायिकता है a की पावर r है, तो ग्रहण करने की a की पावर r है, तो ग्रहण नहीं करने की 1 माइनस a की पावर r हो जाएगी। तो p तो हो गया a की पावर r और q हो गया 1 माइनस a की पावर r। तो px इक्वल 0 चाहिए, तो NCR, r का मान 0 हो गया तो NC 0, यहाँ पे 0 और ना पे n पावर लग जाएगी। इतना ही आंसर आपको लिख के शो करना। समझ गए बात को? हाँ, यानी उसके होने की प्रोबेबिलिटी a की पावर r, या उसे अल्फा कह दो, अल्फा की पावर r है तो नहीं होने की 1 माइनस अल्फा की पावर r हो जाएगी। तो यहाँ पे होना अल्फा की पावर r है, नहीं होना 1 माइनस अल्फा की पावर r है, तो यहाँ पर NC 0 और होने पे 0 पावर आ जाएगी, नहीं होने पे n पावर आ जाएगी। नेक्स्ट की बात करते हैं हम। तो यहाँ पे 24 है, माना x एक यादृच्छिक चर है और x जो कि मान x1, x2, x3 और x4 इस प्रकार ग्रहण करता है कि x1 बार उस घटना के होने की प्रायिकता का 2 गुना, x2 बार होने वाली घटना के 3 गुने के बराबर है, और x3 बार घटना होने के बराबर है, और x4 बार वाले के 5 टाइम के बराबर है। तो x का प्रायिकता बंटन ज्ञात कीजिए। हो जाएगा। ये डाउट भी हमारे पास आ चुका है। आपको याद हो तो वहां पर एक डाउट था हमारे पास में, वहां पर किसी घटना के 3 बार होने की प्रायिकता का 2 गुना उसके 1 बार होने के बराबर है, ऐसा डाउट था। अभी लिखूंगा तो आपको याद आ जाएगा, देख लीजिए इसको। देखिए, हमें दिया हुआ है किसी यादृच्छिक चर x के लिए, किसी डाउट नंबर 20 मेरे ख्याल से थर्ड है, फोर्थ है सर, 24 है। किसी रैंडम वेरिएबल, यादृच्छिक मतलब रैंडम वेरिएबल की बात कर रहा हूं मैं, किसी यादृच्छिक चर रैंडम वेरिएबल x के मान क्रमशः है x1, x2, x3 व x4 है, तथा 2p x is equal x1 is equal 3p x is equal x2 is equal px is equal x3 and 5 time of x is equal x4।
इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इसको मैं बराबर में k मान लेता हूं, सब बराबर में आपस में। देखो ये वाला इसके बराबर, इसके बराबर, इसके बराबर, ये सब आपस में एक दूसरे के बराबर है, तो किसी एक वैल्यू के तो बराबर होंगे ना, उस वैल्यू को मैंने k मान लिया। यहां से एक एक को मैं सोल्व करूंगा, यानी 2p x इज इक्वल x1 इज इक्वल k, therefore p x इज इक्वल x1 इज इक्वल k/2। ओके, इसी तरह से हम सबको सोल्व कर लेंगे। इसको यहां से डायरेक्टली लिखूंगा मैं, px इज इक्वल x2 आएगा k/3 आएगा ना। फिर यहां देखिए ये रहा हमारे पास में px और x3 इज इक्वल डायरेक्टली k है, और यहां पर इसको देखिए px इज इक्वल x4 और इज इक्वल हो जाएगा k/5। समझ में आ गई आपको अच्छी तरह से? सबकी वैल्यूज आ गई हमारे पास में, 1 की आ गई, 2 की आ गई, 3 की आ गई और 4 की आ गई। अब आप क्या प्रायिकता बंटन नहीं बना सकते? प्रायिकता बंटन नहीं बना सकते? क्यों नहीं बना सकते? बना सकते आप 100%। आप कहेंगे क्योंकि p x इज इक्वल x1 प्लस p x इज इक्वल x2 प्लस p x इज इक्वल x3 प्लस p x इज इक्वल x4 इज इक्वल टू 1 होता है। सबको पुट करो आप, k/2 प्लस k/3 प्लस k और प्लस k/5 इज इक्वल 1 होता है। इन सब का एलसीएम लिया, 15 आ गया, इनका एलसीएम आया वो 30 हुआ। तो यहाँ पर क्या है देखिए एक बार, 30 यह है 15k प्लस 10k प्लस 30k प्लस 6k। इन सबको हम आगे सोल्व करता हूं मैं। यहाँ पर ये हो गया 36, 46 और 15 61, 61 के देख लीजिए, ये 30 इधर जाएगा तो यहाँ पर 30 हो गया, और k इज इक्वल 30/61 के हाथ, सॉरी 61 आ गया। तो ये k की वैल्यू आ गई, वापस चेक कर ले। यहाँ पर 30 सही है, 15 जा 10 जा 30 जा और 6 जा, 36, 46 और 15 41, कोई सॉरी 61, k का वैल्यू आ गया। k का वैल्यू यहाँ रखोगे, px1 की प्रोबेबिलिटी, k का वैल्यू यहाँ 2 की, यहाँ 3 की और वहाँ 4 की, तो सबकी प्रायिकता आपके पास आ जाएगी। और फिर आप प्रायिकता बंटन बना देंगे। यहाँ पर लिखेंगे x, तो x1 टाइम की, x2 की, x3 की और x4 की, और यहाँ px निकाल देंगे। तो px आपके पास पड़ा है कितना, सपोज k का वैल्यू जो मैं यहाँ रखूंगा 30/60, 2 का भाग 30 में गया 15/61, 15/60। जब k का वैल्यू मैं यहाँ रखूंगा तो 3 का भाग 10/61। ओके, जब मैं k का मान यहाँ रखूंगा, देख लीजिए आप, तो यहाँ पर ये हो गया हमारे पास में 30/61, तो 30/61, और यहाँ रखा मैंने k का मान तो 6/61, 6/61। इतनी बात समझ में आ गई? सबको जोड़ोगे तो एक आ रहा है, सही है हमारा प्रायिकता बंटन। आगे माध्य निकालना है, नहीं होगा माध्य, सिर्फ प्रायिकता बंटन बनाता। तो इस प्रकार से हमारा डाउट कंप्लीट हुआ। अच्छी तरह देखें, समझें, हल करें, मेहनत करें, होमवर्क करें, और होमवर्क टाइमली होना चाहिए, नीट एंड क्लीन होना चाहिए। और हमारा जो टेस्ट हो रहा है 26, 27, 28 अक्टूबर को, उसमें हमने चैप्टर दिए हैं यहाँ पर 15 और 16, उन दोनों की अच्छी तैयारी करनी है। और चैप्टर में से क्या क्या आएगा, छोटे क्वेश्चन आएंगे, एक से एक टोटल 15 क्वेश्चन आएंगे। पहले 10 क्वेश्चन 1-1 नंबर के होंगे, आगे वाले 5 क्वेश्चन 2-2 नंबर के होंगे। उसी तरह वेटेज होगा, उसी तरह से उसमें डिस्क्रिप्शन देना है। और मैथ्स में आपको बताया कि एक लाइन में तो आंसर किसी का होता नहीं, बहुत कम क्वेश्चन है जिनके एक लाइन में आंसर होता है। तो बड़े वाले क्वेश्चन जो 2 नंबर के, उनमें बड़ा ही आएगा। तो आप पहले से प्रैक्टिस रखें, टाइमिंग को अपने हाथ में कंट्रोल रखें, 1 घंटे में काम करना है, 10 मिनट जो आगे उसमें आपको सबमिट करना है। आपका सबमिशन यदि इस ऐप पे नहीं हो पाया तो फिर किसी भी माध्यम से आपकी कॉपी सबमिट नहीं की जाएगी, न एक्सेप्ट की जाएगी। इसलिए टाइम का ध्यान रखें, प्रोसेस का ध्यान रखें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।